तलाशी जारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। दुनिया जवाब मांग रही है। दुनिया में सवाल उठ रहा है कि 16 दिन से जो तबाही का मंजर देख रहे हैं लोग, आखिर ये तबाही का मंजर कब रुकेगा। एक तरफ रूस है जो मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ यूक्रेन है जो झुकने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच में हर रोज, हर पल, हर क्षण तबाही का एक ऐसा मंजर सामने आ रहा है जो कई तरीके से सवाल खड़े कर रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती चली जा रही है, क्या दुनिया पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। आज इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने विशेष अतिथियों से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए इस वक्त सबसे पहले कू ब्रेकिंग जानने का है। तो कू ब्रेकिंग सबसे पहले गौरव भाटिया की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हैं। ये कू करते हैं कि भाजपा की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। वहीं सपा ने आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेकर साबित कर दिया है कि इन्हें देश की अखंडता से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल लोकसभा सांसद कू कर रहे हैं। गरीबों के दर्द को सिर्फ वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने गरीबी को करीब से देखा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हर कदम देश के लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में स्वाभिमान और सुरक्षा का भाव जगाता है। मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। वहीं कन्नौज से बीजेपी विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने कू किया है। घोर परिवारवादियों के किले ध्वस्त हो गए, चोर अपराधियों के मंसूबे हो गए पस्त। कौशाम्बी से बीजेपी के लोकसभा सांसद विनोद सोनकर ने कू किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मिली विकास को रफ्तार, जनता ने फिर एक बार चुनी भाजपा सरकार। और बीजेपी के विधानसभा सदस्य विपिन कुमार डेविड ने कू किया है। क्षेत्र की जनता द्वारा मुझे पुनः आशीर्वाद देने एवं योगी जी के हाथ मजबूत करने के लिए मैं हृदय से क्षेत्र की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और कू ब्रेकिंग के बाद इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग का सीधे रुख करेंगे, क्योंकि तबाही का ये 16वां दिन है और इसीलिए वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है हमारे बीच। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग, कीव पर फाइनल हमले की तैयारी में रूस नजर आ रहा है। यूक्रेन के निप्रो शहर में रूस का एक बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में पूरी तरह से यूक्रेन दहल उठा है। रूस यूक्रेन में 16वें दिन भी भीषण जंग जारी है। कीव पर फाइनल हमले की तैयारी में रूस नजर आ रहा है। तीन कोनों से कीव को रूसी सेना ने घेर लिया है और इन सब के बीच निप्रो में किया गया हमला यूक्रेन को दहला रहा है। इसके साथ ही साथ 16वां दिन है और हर तरफ सिर्फ यही बात हो रही है कि आखिर ये मंजर जो तबाही का है वो कब रुकेगा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग एक और आ रही है वॉर जोन से। यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच चीन ने छलांग लगा दी है। चीन कूदा है। चीन को दिख रहा है दरअसल अपना फायदा और इसीलिए चीन ने देखिए चालबाजी शुरू कर दी। शांति दूत बनने की कोशिश में है चीन। रूस के पक्ष में अब तक चीन की भूमिका रही है, ये सभी ने देखा है। और अब एक बार फिर से यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच शांति दूत बनने की कोशिश रूस कर रहा है, लेकिन रूस की चालबाजी के बारे में हर किसी को पता है और इसीलिए रूस की तरफ से चीन भले ही उसके पक्ष में अपनी भूमिका दिखाता रहा हो, निभाता रहा हो इस रिश्ते को, लेकिन चीन की चालबाजी पर दुनिया भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ हमारे साथ इस वक्त दो अतिथि जुड़ चुके हैं सीधे। आइए अब उनसे आपका परिचय करा देती हूं। तो दो
विशेष अतिथि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट को, जरा स्क्रीन पर लेकर आए। स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद सर। और के सर, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। देखिए, हम हर रोज देख रहे हैं, इंडियन मीडिया हो या फिर वर्ल्ड मीडिया हो, हर जगह यूक्रेन और रूस की खबरें चल रही है, हर जगह युद्ध और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लेकिन हर कोई एक सवाल पूछ रहा है, नाउ इट्स 16th डे, अब तो कहना चाहिए 16, कहते हैं ना जवानी परवान चढ़ चुकी है, अब खत्म होना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। तबाही का मंजर निप्रो में भी, ब्रूवो में भी, कीव में जो सिचुएशन अभी पैदा हुई है, ये कहां पर जाके रुकेगा सर? देखिए लावनी जी, जिस एम से रशिया गया है और उसका ये मानना है कि जो उसके बहुत बड़े एम्स हैं, जियो स्ट्रेटेजिकल एम है, जिसको जियो पॉलिटिकल एम है, उसके अलावा उसके मिलिट्री एम्स हैं। जो मिलिट्री एम्स के एट्रीब्यूशंस में उसने एक जो कहा था डीमिलिटराइजेशन, उसके अंदर में काफी हद तक उसने अपना मेरे अनुसार काफी उसका हद तक एम अचीव हुआ है। जो डीनाजिफिकेशन की बात है, जो कोई करता नहीं, ये कहते हैं कि शायद कब्जा करेगा वो तो देखिए, वो किसी भी शहर में अभी तक किसी में कब्जा नहीं किया है वो, और उसकी बात जो चलाते हैं यूक्रेन में भी, नाटो में भी और जितने वेस्टर्न है कि वो फेल हो गया इसलिए कब्जा नहीं कर पाया। आज तक वो एक ही बताया है, कैरासॉन जो कि साउथ में है, ओडेसा के पास में है, क्रीमिया को जोड़ता है, उस पर ही उसने ठोका है। इवन मारियोपोल को नहीं कहता, उसके कंट्रोल्स में है। मगर आप देखिए, जब आप सूमी को देख लें 40 किलोमीटर दूर, खार्किव 40-45 किलोमीटर दूर, और इतनी बड़ी, तो कोई भी इन हमलों को रोक नहीं पा सकता। कि बात यह है, देखिए, जो यूक्रेन है, कोई भी आर्मी अपने शहरों में फर्स्ट लाइन डिफेंस नहीं बनाती, और फिर ये नहीं कहती कि आप मार्शल लॉ लगाएं कि कोई जाएगा नहीं 18 साल से लेकर 60 साल के लोगों के बीच, और आप अपने युद्ध की पूरी आप वहां पे ले आए, डिफेंस को ले आए। तो रशिया के पास में एक ही तरीका है अपने एम को पूरा करने के लिए, उसका है जो उसको कहते हैं कि आप फायर एंड असॉल्ट एंड स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस को आप अचीव करें। डीमिलिटराइजेशन का मतलब यह है, वो 2014 से लेकर के जो आज तक जितना भी वेस्टर्न या नाटो की तरफ से आया है, जिसमें वो अभी न्यूक्लियर भी कहता है और केमिकल वॉरफेयर एंड बायोलॉजिकल एंगल्स भी आ गए हैं, क्योंकि 10 बायो लैब्स हैं। और आज ही ये देखिए, यूएन का सबसे बड़ा WHO कहता है कि ये अपने पूरे जैविक जो हैं उनके पैथोजन, उसको बर्बाद करे यूक्रेन। ये डिक्टेट है यूएन के तरफ से। और रशिया देखिए चला जाता है कि देखिए केमिकल वॉरफेयर के लिए ये तैयारी कर रहा था। तो चीजें बड़ी हैं, और उसकी जो रिट्रीब्यूशन है, मैं तो ऐसा मानता रहा हूं कि 15 से 20 दिन के बाद, 20 दिन, मगर ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट कोई ऐसा नहीं है जिसका टर्मिनेशन हो जाए। इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई ऐसा नहीं है कि जैसे बांग्लादेश की लड़ाई 13-14 दिन और 16 दिन के अंदर में टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेशंस नहीं होते हैं जो आप फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा रूप होता है। इसके ऊपर में कोई बात कर रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी देखनी होगी ना, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, रशिया की अपने एक ऑब्जेक्टिव है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। पहले भी जब डिस्कशंस हुए हैं, अब आप सभी लोगों से मैंने जानने की कोशिश की है कि रशिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसीलिए उसका एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है। लेकिन जेलेंस्की की जो सिचुएशन है, 13 में आपको याद होगा 2013 में अगर विक्टर अपनी गद्दी छोड़ते हैं, जेलेंस्की वहां आते हैं, तो ही वॉज अवेयर ऑफ दिस कि हम जो करेंगे उसका क्या नतीजा हो सकता है। फिर भी उन्होंने उस तरफ कदम आगे बढ़ा दिया। इन सब के बीच जेलेंस्की का ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर हो रहा है सर। क्या सर? एब्सोल्युटली हाँ लावनी जी, देखिए उनकी क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है जब आप पपट हो जाते हैं, जब आप किसी के पिट्ठू बन जाते हैं। जी जी, के सर आपकी बात पे देखिए बिल्कुल सहमत हैं टीपीएस सर, और इसीलिए
उन्होंने हंस के आपकी बात को सहज स्वीकार किया है। टीपीएस सर रिएक्शन देना चाह रहे हैं। सॉरी मैं जी मैं ये एक्शन देना चाह रहा हूँ जी। कि हर चीज में कुछ चीजें सामने दिखती हैं और कुछ चीजें इन बिटवीन द लाइन होती हैं। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि रशिया का एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना अपनी सिक्योरिटी की वजह से, उसमें वो काफी हद तक कामयाब हो गया। उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि यूक्रेन नेटो का सदस्य ना बने या यूक्रेन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज कर ले कि मैं न्यूट्रल कंट्री हूँ, नेटो का भी या रशिया की जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर ले कि मैं न्यूट्रल कंट्री हूँ। ये तो वो है जो दुनिया को दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि शुरू में रशिया को ये पता लगा 2019 में एक बीमारी फैली प्लेग की, और वो रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे फैली। जब वो बीमारी फैली तो उसका कुछ समझ में नहीं आया, मगर उस समय पुतिन ने कमेंट किया था कि ये कहीं जैविक हथियारों का इफेक्ट तो नहीं है। अब दिमाग में ये रहा होगा कि जैविक हथियारों का, अमेरिका ने षड्यंत्र करके, जैसे उसने चाइना में भी हेल्प किया वुहान लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश कराने में, उसने यूक्रेन में, हम तो समझते थे 1 या 2, लेकिन अभी पता लग रहा है कि करीब 30 ऐसी लेबोरेटरीज स्थापित कर दी हैं जो जैविक हथियारों के ऊपर काम कर रही हैं। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट बोलते हैं नहीं जी, मेरे तो यूक्रेन में एक भी ऐसा नहीं है। तो जो जेलेंस्की बोलता है उसकी बात पे कतई यकीन नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पैथोजेंस हैं, और पैथोजेंस जो है अगर इनके साथ छेड़छाड़ हुई तो ये फैल सकते हैं, लिहाजा इनको आप नष्ट करें। यानी कि उसकी बात को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे हम बिलीव करेंगे थोड़ा बहुत, उसने ये कहा। तो उसका एक एम रशिया का तीसरा ये था कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, और चौथा था जो उसके पावर प्लांट है, हालांकि वो सब्सिडरी एम है, वो यूक्रेन को घुटने पे लाने के लिए है कि मैं अगर इन पावर प्लांट्स को, अब 4 न्यूक्लियर प्लांट है और करीब 15 न्यूक्लियर रिएक्टर है, अगर मैं इनको कब्जा कर लेता हूं तो बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी और यूक्रेन घुटने पे आ जाएगा। अब इन एम में से एक सिचुएशन अब कल्मिनेट होती हुई नजर आ रही है, वो है कीव की। कीव में आने से पहले उसने खार्किव, मारियोपोल, सुमी, इरपिन, बूचा, ये जो आसपास के 4-5 शहर हैं, पहले इन शहरों को उसने खोखला किया, यानी कि इनके ऊपर बम्बार्डिंग की। अब ये कहना बिल्कुल गलत है जब ये कहते हैं कि साहब सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर बम्बार्डिंग की। जितना भीषण युद्ध चल रहा है, बिल्कुल, यानी चेन ऑफ स्ट्रैटेजी रशिया की तरफ से थी। लेकिन यहाँ पर जैसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ये ठीक है कि यूक्रेन एक तरफ से कहे कि सर आपके पास आ रही हो, यूक्रेन एक तरह से लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सिविलियंस को पूरी तरीके से ये नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। देखिए कहां कहां पर वॉर किया गया। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस विषय पे कि रशिया की जो वॉर स्ट्रैटेजी है वो कन्वेंशनल वॉर की है। यूक्रेन की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर का गेम खेला जा रहा है, क्योंकि जो वीडियोस आ रहे हैं, अभी देखिए आज एक वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कीव को रशिया ने 3 तरफ से घेर लिया है और लगातार वहां पर गोलीबारी हो रही है, बॉम्बार्ड कर रहे हैं, वहां पर कुछ सिविलियंस हैं जो मुश्किलों में आ रहे हैं। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, मैं इतना जानती हूं कि दुनिया की कोई भी आर्मी हो, जस्ट दे हैड टू, उनको लगता है, वो हेट करते हैं कि किसी भी जाके सिविलियन जो एरिया है वहां पर वो हेट करते हैं वहां पर फाइट करने से। तो फिर ऐसी सिचुएशन में यूक्रेन की तरफ से बार बार ये कहना कि हमारे सिविलियंस को अब निशाना बनाया जा रहा है, रशिया ने देखिए ये कर दिया, क्या ये एक ब्रेन गेम भी नहीं हो रहा है? और अगर ये ब्रेन गेम है तो इसका असर कितना ज्यादा दिख रहा है? देखिए लावनी जी, जो आप कह रही हैं, ये टोटल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, जो हाइब्रिड वॉर का एक बहुत बड़ा अहम, जिसके अंदर में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान होता है परसेप्शन बनाने। मगर देखिए उसका काट एक ही है, उसका काट ये नहीं होता कि आप हर एक चीज का जवाब दें। वास्तविकता जमीन पे मिलती है और प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए लोग तो इसमें फंसते थे, लगता था कि शायद वो 5वें-6ठे दिन के बाद ही पूरा के पूरा विश्व रशिया के अगेंस्ट खड़ा होकर के शायद वहां एंट्री हो जाए, नेटो आ जाए।
नाटो आ नहीं रहा, नाटो भेजना नहीं चाहता, मगर हाइब्रिड वॉर में करता। अभी देखिए क्या चीज है, आज आप 16वां दिन देखती हैं 512 सिविलियन मारे गए हैं 16 दिन के अंदर। ये कभी नहीं हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और देखिए आप एक ले लीजिए पैरेलल में, यदि आप इराक में जाएंगी 10 दिन के हमले फर्स्ट, जो कि उसने 60 दिन चलाए थे, फर्स्ट जो एरियल बम्बार्डमेंट, 4 लाख लोग मारे गए थे टोटल। और ये मैं नहीं, यूएन का है, टोटल जो रिपोर्ट आई है यूएन की रिपोर्ट है, 10 लाख लोग मारे गए। तो हम उस समय कहीं पर भी ऐसा खड़ा नहीं हुआ, कोई आपके सोशल मीडिया में नहीं चला, कोई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं हुई। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को आप मिस इंफॉर्मेशन वॉर से नहीं जीत सकते। उसका एक ही तरीका है, जब आप कमजोर हैं, और रशिया इसमें पूरी तरह कमजोर है, कि वो इंफॉर्मेशन वॉर को कभी नहीं जीतेगा। वो जीतेगा अब यदि वो सच्चा है कि आप कह रहे हैं कि हम सिविलियन को हिट नहीं करेंगे, तो आपका एंडेवर होना, कोलैटरल डैमेज होगा। यदि आप कहते हैं कि हम शहरों के बीच कब्जा नहीं करने आए हैं, तो आपको करना हो, दिखाना होगा कि कब्जा करना नहीं है। दुनिया आप देखिए ना, इंडिया में ही सारे लोग जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो इतने दिन से कब्जा नहीं किया खार्किव को, जो कि 40 किलोमीटर है, तो फेल हो गया। सुमी में हमला, जबकि हमारे वहां पर अपने स्टूडेंट रहे, 2000 थे खार्किव में, वो सारे के सारे निकाल लिए गए। एक हमारा अनफॉर्चुनेट था, जिसमें कि कहते हैं कि वो यूक्रेन के ही स्मॉल आर्म फायर से, क्योंकि उनको रखना चाहते थे। सुमी में किस तरह से हुआ, तो ये सच्चाइयां हैं, और सच्चाई से ही चलेगा काम। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ला लीजिए, 5 सेकंड और लूंगा। देखिए कोई भी देश कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तो बिफोर वॉर वो ये नहीं करता कि आप मार्शल लॉ लगा के कहिए कि कोई नहीं जाएगा हमारी कंट्री से, छोड़ नहीं सकता। डेमोक्रेसी की ये मीनिंग नहीं हो सकती है जो यूक्रेन में किया गया है। बिल्कुल, आइए इसी के साथ एक और वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग का इस वक्त पोलैंड में पहले से तैनात है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। अमेरिका ने ताइवान में पहले से तैनात कर रखा है पैट्रियट, और देखिए अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को दगा दिया है। क्यों? क्योंकि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती से साफ इनकार कर दिया गया है, जबकि पहले ही वहां पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले भी यह देखा गया है कि भले ही अमेरिका ये कह रहा हो कि मॉरली वो खड़ा हुआ है यूक्रेन के साथ, लेकिन जो दगा किया गया है अमेरिका की तरफ से, उस पर बाकायदा जेलेंस्की ने भी कहा था कि धोखा दिया जा रहा है। अमेरिका रोमानिया के सैनिकों की ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है। रोमानिया में दोनों देशों की सेनाएं ज्वाइंट वॉर ड्रिल कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका की ये वॉर ड्रिल आखिर किसके लिए और क्यों? सीधे एक बार जल्दी शॉर्ट कमेंट लेते हैं। त्यागी सर, आपसे शुरुआत करते हैं। अमेरिका का ये वॉर ड्रिल ऐसे समय में क्यों? अमेरिका का वॉर ड्रिल हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ, अमेरिका का आपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को नॉर्थ पोल पे भेजना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्थ अटलांटिक में भयंकर युद्ध एक्सरसाइज, अमेरिका के अपने सैनिकों में और बढ़ोतरी करना पोलैंड में भेजने के लिए, राफेल का आना रोमानिया में, ग्लोब मास्टर का आना पोलैंड में, और इन्होंने तो अपनी पहले से ही न्यूक्लियर मिसाइल नाटो देशों में तैनात कर रखी हैं। ये सब कुछ है, लेकिन अब जो वार एक्सरसाइज हो रही है, वो वार एक्सरसाइज यूक्रेन के लिए नहीं हो रही। वो वार एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि मेरे जो ये नाटो देश है, ये मेरे साथ लगे रहे, क्योंकि अन्यथा नाटो देश में दरार पड़ गई है। मैं आने वाले समय में ये आपको पता लगेगा कि ये क्या जरूरी है कि नाटो देश पूरी तरह अमेरिका के पीछे चलते रहे और उसका कहना मानते रहे, अपने यहाँ का आर्थिक नुकसान होने के बाद भी। जर्मनी को नुकसान हो रहा है, फ्रांस को नुकसान हो रहा है, वो लोग नाटो में बने हुए हैं। अब ये एक्सरसाइज करके किसी तरह से अपने फ्लॉप को जोड़ने की एक कोशिश है। बिल्कुल, लेकिन केके सर देखिए, अगर अमेरिका की बात की जाए तो वन वर्ड में सीधे कहते हैं कि अमेरिका अपने आप को द बॉस मान के चल रहा है और वो चलना चाहता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि रशिया की तरफ से आज एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया गया कि जो उसने अपनी गैस सप्लाई या ऑयल सप्लाई पर जो प्रतिबंध लगाने की बात कही है, अगर ऐसा प्रतिबंध लगता है तो देखिए जो
यूरोपियन यूनियन के ही 40% हिस्सों में ऑयल सप्लाई, गैस सप्लाई रशिया की तरफ से होती है, तीसरे नंबर पर वो आता है। ऐसे में क्या नहीं लगता कि यहाँ पर भी अमेरिका ने एक माइंड गेम खेला कि अगर वहां पर सिचुएशन एब्सर्ड होती है, रशिया बैन करता है, तो अमेरिका तैयार है। अभी सिर्फ ईयू में 3% ही जाता है अमेरिका से ऑयल, लेकिन अगर 40% का मामला है, यहाँ पर रशिया बैन करेगा तो अमेरिका को फायदा होगा। और अमेरिका दरअसल यही सिचुएशन चाह रहा है पूरी तरह से। देखिए लावनी जी, अमेरिका जो सच्चाई से बहुत दूर है। देखिए क्या है कि वो किस चीज से लाएगा, जरूर चाहता है कि उनका टोटल जो ये था वो 8% है, 3% तो आप बता रही हैं, 8% था शायद, रशियन ऑयल को भी वो लेते थे, और 3% पूरे यूरोप में वो सप्लाई करता है। एक गैस पाइपलाइन नहीं, किस चीज से लेकर आएगा, टैंकरों से या शिप के जरिए। ऑयल का सप्लाई हमारे पास भी नहीं है कोई पाइपलाइन, हम जहां से लेते हैं जैसे ईरान से ले रहे थे, हम अपने टैंकरों में लाते हैं, जो कि एब्सोल्युटली वर्नेबल हैं आज के दिन में, और वो बहुत खर्चा करते हैं। देखिए आज जो है नॉर्मड स्ट्रीम 1-2 की जो बात कर रहे हैं, जो जर्मनी है, वहां से एक पाइपलाइन गल्फ ऑफ फिनलैंड और जो बाल्टिक सी से जा रही है। दूसरी करीब 11 पाइपलाइंस हैं जो यूक्रेन से होती हुई जाती है, जो यूक्रेन से होते हुए ये सारे कंट्रीज जो अभी आज बात कर रहे हैं, पोलैंड, जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल यूरोप के देश हैं या ईस्टर्न यूरोप के देश हैं, वो जाते हैं। टर्की को जाता है थ्रू ब्लैक सी। यदि और रशिया कहता है कि जरूरत हुआ तो हम बंद करेंगे, हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे को यदि आप सैंक्शन लगाते हैं तो हम नहीं देखेंगे। चाइना इंडिया लेना चाहता है। यदि हमारे यहाँ पाइपलाइन आ जाए तो इंडिया की जो भी प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है, तो आने वाले ये इतनी जल्दी देखिए कोई मानता नहीं। वो आज के दिन में ये देख लीजिए आपका जर्मनी, क्योंकि जब तक वहां पर थी मर्केल चांसलर थी 15 साल तक, उनका सबसे अच्छा ये था, इसलिए मिन्स्क 1 के अंदर अभी भी चल रही है। एक इंच पाइप बढ़ गई है उसकी सप्लाई, और वो रशिया ने नहीं बढ़ा दिया, वो मांग रहे हैं, और बढ़े हुए डॉलर के दाम से उनको उसका मुआवजा मिल रहा है पैसा। दूसरी जो बड़ी चीज है जो इसमें रोक लगाई है, जिसका सर्टिफिकेशन होना था सेकंड लाइन का, जो मिन्स्क 2 जो नॉर्मड 2 का लाइन है, उसको में रोक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कुछ भी कर लो। अमेरिका कह रहा था, जर्मनी ने और फ्रांस ने कह दिया हम नहीं पढ़ेंगे, और ये जो है इसको नॉर्मंडी फॉर्मेट का हिस्सा है, जो आपने मिन्स्क को 2 में साइन किया हुआ है, तो नहीं मानते। आज के दिन में हंगरी कहता है कि नहीं, हंगरी आउट, टर्की ने मना कर दिया। टर्की, तो आप देखिए टर्की इज द सेकंड कंट्री था जब यूएन का नाटो का एक्सपेंशन का सबसे पहले हुआ था वहां। आज यूरोपियन यूनियन में नहीं है वो। तो ये चीजें ऐसी नहीं है जो खाली किसी नैरेटिव के ऊपर में एक पक्ष से आती है, तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हम कहते हैं ना, तो अब तो ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, बैलेंस करके चलना पड़ेगा टीपीएस सर। लेकिन ये बैलेंस तभी होगा ना जब हम सिचुएशन में, और जो ये इस वक्त का जो अर्थ की दुनिया, अर्थ से मतलब मेरा पैसों की जो दुनिया है, जो वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है, उसके साथ कंपैटिबिलिटी भी हो। ये जो सिचुएशन है उसमें कितना ज्यादा आपको कंपैटिबिलिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ कंपैटिबिलिटी नहीं, यहाँ तो कंपटीशन हो गया है, और कंपटीशन दरअसल प्रोपेगेंडा फैलाने में हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विश्लेषण किया आपने लावनी जी। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। आज की तारीख में वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है। अगर आप ये कहें कि हम केवल रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं तो उसकी तकलीफ पूरी वर्ल्ड के अंदर होगी। आप अपने अगर बॉडी में हाथ में चोट लगती है तो दिमाग में उसका भी तुरंत असर पहुंचता है, बिकॉज वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। अब आप कल्पना कीजिए, ये जो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ कि रशिया से जो गैस जाती है वो वाया यूक्रेन जाती है। यूक्रेन के जो एयर कंप्रेसर हैं उनके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया है। अगर वो उन एयर कंप्रेसर को रोक देता है तो 2 दिन के अंदर अंधेरा फैल जाएगा यूरोप में, और वहां के लोग ठंड में मर जाएंगे, क्योंकि बगैर उसके तो उनका रहना मुश्किल है, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है। तो ये सिचुएशन अगर आ जाती है तो क्या होगा?
तो सवाल ये है कि ये जो बगैर सोचे समझे सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, दे विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एवरीवन इंक्लूडिंग अमेरिका। और अमेरिका का जो फेस है अब बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब उसको सुपर पावर कहना आज से ही बंद कर देना चाहिए। अब कोई देश उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा। एक बार नहीं 10 बार ऐसा हो चुका है। और फरमाइए, क्या पिछले 2-3 महीने में ताइवान के एयर स्पेस में चाइना ने एक बार भी घुसपैठ की क्या? क्यों नहीं की? इससे पहले तो हर तीसरे दिन करता था। अब उसने क्यों नहीं की? क्योंकि वो देखना चाहता था कि अमेरिका ने ये प्रॉमिस किया यूक्रेन को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ कि रूस के ऑनस्लॉट के अगेंस्ट क्या करता है। कुछ नहीं कर पाया अमेरिका, लिहाजा उसने एम्बोल्डन कर दिया, चाइना को एम्बोल्डन कर दिया। तो अमेरिका की सिचुएशन इस वार के बाद में बिल्कुल ऐसी होने वाली है कि ही विल नॉट बी कॉल्ड द सुपर पावर एट ऑल। यानी अमेरिका एक्सपोज हो गया है, अमेरिका एक्सपोज हो गया है। लेकिन बिल्कुल अमेरिका एक्सपोज हुआ है, लेकिन सर हर जगह ये चर्चाएं भी है कि सर कि यूएन के लिए क्या समझा जाए, फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई निभाई जा रही है? देखिए, यूएन तो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रहा है और मेरे वहां पर सर्विस की है जी। मैं यूएन के पीस कीपिंग में, पीस इन्फोर्समेंट में, इसके अलावा उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर में जो चीजें हैं तो जानता हूं। देखिए, वो एक ऐसा संस्था है जैसे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब बनी थी, इसी तरह की संस्था वो फेल हो गई। यूएन एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एजेंट्स की संस्था हो गई है, पैसे कमाना है। बिल्कुल समय की सीमाएं हैं, लेकिन आपकी यही लाइन, दरअसल यही महत्वपूर्ण लाइन है। यूएन की जो सिचुएशन है आपने इस अपनी पंक्ति में बता दिया है, और इसीलिए दुनिया भर में अब ये भी चर्चा हो रही है। खासतौर से भारत की अगर बात की जाए तो लगातार भारत कह रहा है कि यूएन की रिफॉर्म की भी जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि जितनी परिस्थिति बन रही है अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी, वैश्विक तमाम रणनीति के हिसाब से भी, और खासतौर से यूएन के लिहाज से भी एक बड़ा बदलाव जरूर भविष्य में लेकर आएगी। थैंक यू सो मच सर। समय की कुछ सीमाएं हैं, आप दोनों ने बड़ी महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखी। फिलहाल आज जवाब तो चाहिए में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लावनी विनीत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप निरंतर प्रखर राष्ट्रवाद की खबरों के साथ जुड़े रह सकें।